हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 से हम जो है शुरुआत करेंगे और इसको हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर नंबर 2 इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। मतलब वो लिविंग वर्ल्ड जो कि इनविजिबल है, बियॉन्ड आवर नेकेड आई। हम स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। जो ह्यूमन आई है वो जो है उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है दैट आर अबव अ सर्टेन साइज, जो एक साइज से बड़े होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम मेनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। राइट, जो बहुत छोटे टाइनी थिंग्स होते हैं हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। काफी समय पहले लोगों ने ये चीज डिस्कवर किया कि एक एक ग्लास का कर्व्ड पीस जो है कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। वो क्या करता है, वो जो ग्लास का पीस है, कर्व्ड ग्लास का जो पीस है, वो छोटे छोटे स्मॉल थिंग्स को बड़ा करके दिखा सकता है। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। और ये जो पीस ऑफ ग्लास है उसका जो शेप्ड है वो एक लेंटिल सीड की तरह है। थिक इन द मिडल, बीच में से कैसा है, थिक है, मोटा है, एंड थिन एट द एज, और उसके जो एजेस है वो थिन है। हेंस दे कॉल्ड इट अ लेंस। तो उसको क्या नाम दिया गया, लेंस का नाम दे दिया गया। ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। और टाइम के हिसाब से जो लेंसेज है उनको उसमें इम्प्रूवमेंट आती गई और वो और भी ज़्यादा पावरफुल होते गए। Each new tool from simple magnifying glasses to microscopes, right? एक simple magnifying glasses से जो है microscopes बने। Helped humans see what their eyes could not, जो कि help करते हैं इंसानों को ऐसी चीजें देखने के लिए जो उनकी आईज नहीं देख सकती। The invention of the microscope opened a fascinating hidden world filled with tiny living creatures. तो यहाँ पे जो इन्वेंशन हुआ माइक्रोस्कोप का, ये एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और छुपी हुई दुनिया को खोलता है, विच इज़ फिल्ड विथ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स, जिससे हम बहुत ही छोटे छोटे जो लिविंग क्रिएचर्स है उसको हम देख सकते हैं। राइट, तो माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ वो क्या है, हम उससे बहुत टाइनी लिविंग क्रिएचर्स को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। You have already learned about the amazing variety of living beings, right? Just look around. There are so many beautiful plants and animals. अपने आसपास देखो, यहाँ बहुत ही ज़्यादा beautiful plants आपको दिखेंगे, animals आपको दिखेंगे. They are all shapes, sizes and colors. और उनके जो plants और animals की जो shapes है वो बहुत अलग अलग उनके shapes होते हैं, उनके sizes बहुत अलग है, उनके colors बहुत अलग है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको shape, size और कलर्स के प्लांट्स और एनिमल्स आपको दिखेंगे। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी। कुछ कुछ जो लिविंग बींग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, व्हाइल अदर्स आर रियली बिग, एंड सम लिविंग थिंग्स आर रियली बिग। दे डिफर नॉट ओनली इन their स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। और इनमें जो है सिर्फ स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस नहीं होता बल्कि जो अदर फीचर्स है उसमें भी इनमें डिफरेंस होता है। All these living beings, whether plants or animals, are called organisms. So ये सारे जो living beings है, चाहे वो plants हो चाहे वो animals हो, इसको हम organisms बोलते हैं। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? क्या आपने कभी ये चीज नोटिस किया है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म आपके आसपास जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो? Think about it. How small a thing can your eyes actually see? और कितनी छोटी चीज जो है आपकी आंखें जो है देख सकती हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग होते हैं वो रीडिंग ग्लासेस का भी इस्तेमाल करते हैं। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर? और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? सो यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 से अब हम ये चीज को ऑब्जर्व करेंगे। So take a round bottom flask made up of glass is shown in figure 2.1.
सबसे पहले क्या है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क आपको ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एक ग्लास से बना है। राइट, एक राउंड बॉटम फ्लास्क जो कि एक ग्लास से बना है, उसको आपको क्या करना है, फिल इट विथ वाटर। उसको आपको वाटर से फिल कर लेना है। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद द कॉर्क। और एक कॉर्क की मदद से आपको क्या करना है कि उस फ्लास्क का जो माउथ है उसको क्लोज करना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। अब उस फ्लास्क को आपको अपनी एक बुक के ऊपर जो है, बुक को ओपन बुक के ऊपर रखनी है, एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। और उससे आपको बुक पे लिखी हुई जो लेटर्स है उसको देखना है। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? तो क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोटिस करने को मिला? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। जो हम फ्लास्क से जो है लेटर्स को देख रहे हैं, तो ये हमको जो लेटर्स है वो हमको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और ये हमको ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो फ्लास्क है और इसमें हमने क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो ये एक्ट करता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, ये एक्ट कर रहा है। इसीलिए जो बुक पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, लार्जर दिखाई दे रहे हैं। Now use a real magnifying glass to look at smaller organisms like an ant. अब आप क्या करें कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो असली वाला, और छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एंट है उनको देखो। वर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली? जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर एक छोटे से छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, सपोज एक चींटी, तो क्या आपको उसकी पूरे बॉडी की जो डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियरली दिखाई दे रही है? For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them. बहुत जो समय तक वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, कि अपने जो आसपास जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेकेड आइज। लेकिन वो उनको अपने आँखों से जो है नहीं देख सकते थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड? तो ये जो एक इनविजिबल वर्ल्ड हमारे आसपास था लेकिन हम उसको अपने आंखों से नहीं देख सकते थे, तो कैसे हमने इसको फाइनली डिस्कवर किया? डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या आप जानते हैं कि कौन सा जो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? कि ऐसा कौन सा साइंटिफिक डिस्कवरी हुई थी जिसकी मदद से हम टाइनी वर्ल्ड को देख सके? Ever heard of? In 1665, a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. तो 1665 में जो एक साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर। जो हमारे रॉबर्ट हुक थे ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल ऑब्जर्वर थे और बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट भी रहे हैं। In this book, he showed detailed drawings of tiny things that people had never seen before. और अपनी इस बुक में माइक्रोग्राफिया में उन्होंने जो है डिटेल्ड ड्राइंग, छोटे छोटे जो टाइनी थिंग्स है उनका डिटेल्ड में उनकी ड्राइंग को शो किया, जो लोगों ने उससे पहले कभी देखा ही नहीं था। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप। तो ये इन्होंने कैसे देखा था, एक टूल से इन्होंने देखा था जिसको अब हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर। तो जो माइक्रोस्कोप था वो चीज़ों को 200 से 300 टाइम्स बड़ा करके दिखाता था देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई। जो एक आंख से हम देख सकते हैं उसको 200 या 300 टाइम्स बिगर करके जो है माइक्रोस्कोप दिखाता है। वन डे ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ इट वाज मेड ऑफ मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक थिन पतली स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा एंड सॉ इट वाज मेड ऑफ मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। और उन्होंने ये देखा कि ये जो है बहुत सारे छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस से बना हुआ है। दीज कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड हिम ऑफ अ हनी कॉम। और ये जो कंपार्टमेंट्स है उनको इससे किस चीज़ की याद आई, हनी कॉम्ब की याद आई। ही ड्रू व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। तो उन्होंने जो भी देखा उसको बनाया और हर स्मॉल स्पेस को उन्होंने एक सेल के नाम से बुलाया।
This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. तो ये जो है फर्स्ट टाइम था कि जब ये जो सेल वर्ड है ये यूज किया गया साइंस में टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ताकि हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करें. अराउंड द सेम टाइम इन 1660s, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, a Dutch scientist, made better lenses that allowed him to build more useful microscopes. लगभग इसी टाइम के दौरान एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा बेटर लेंसेज जो है बनाए, जो कि उनको अलाउ किया टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स, और वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे यूजफुल माइक्रोस्कोप्स को बनाया. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स. तो ये जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक है ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स, जो छोटे से छोटा जो लिविंग थिंग्स है जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लड सेल, इनको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली से देखा और उसको डिस्क्राइब किया. तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लिविंग थिंग्स को क्लियरली देखा और उसको डिस्क्राइब भी किया. बिकॉज ऑफ दिस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इसी वजह से उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिगर ए है ये है माइक्रोग्राफिया बुक, इसको आप थोड़ा सा केयरफुल देख लिए. और उसके बाद जो है बी जो फिगर है वो है माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक. तो ये जो फिगर बना हुआ है बी में ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है. और सी क्या है, कॉक सेल्स एज पब्लिश्ड इन द माइक्रोग्राफिया. जिस तरीके से माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया गया था कॉक सेल्स, तो उसकी पिक्चर फिगर सी में दिया हुआ है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन. सो हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर दिया था और आज हम इसको आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होता है? ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सारे के सारे जो लिविंग बींग्स है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक. हमें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो सेल्स है वो एक्चुअली में कैसे दिखता है. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. अब हम इसको एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे ताकि जो है हमको उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छे से अंदर से दिखाई दे. लेट अस स्टडी अ सेल. टेक एन अनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थ्रूली विथ वाटर. सबसे पहले आपको एक अनियन बल्ब ले लेना है अपनी किचन से और उसको जो है वॉश कर लेना है वाटर से. कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस. अब आपको उस अनियन बल्ब को पीसेस में, वर्टिकली पीसेस में कट कर लेना है. टेक वन पीस ऑफ अनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स. अब आपको एक पीस अनियन का जो आपने कट किया है वर्टिकली, जो पीसेस में आपने कट किए हैं उसमें से एक पीस आपको ले लेना है और उसके अंदर से जो थिन और ट्रांसपेरेंट लेयर जो उसके अंदर है उसके इनर सरफेस पे उसको फोर्सेप्स की मदद से निकाल लेना है. दिस लेयर इज कॉल्ड द अनियन पील. और ये जो लेयर है वो कौन सी लेयर है? अनियन पील. Place the peel in a petri dish containing a few drops of safranin red color stain for 30 seconds. अब आपको इस अनियन पील को एक पेट्री डिश में रख देना है और पेट्री डिश में आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सफरानिन जो कि एक रेड कलर स्टेन है उसको ऐड करना है और उसको 30 सेकेंड्स तक आपको रखना है. दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल्स. और ये जो है आपकी सेल को एक पिंकिश कलर देगा एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली. और हम बहुत क्लियरली से इसको देख सकेंगे. With the help of thin brush, transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the peel and remove extra stain. अब हमें एक थिन ब्रश की मदद से उस अनियन पील को ट्रांसफर करना है एक और पेट्री डिश में जिसमें वाटर है ताकि हम उस पील को राइंस करें और उसके जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो निकल जाए. नाउ
Carefully place the stained onion peel on the glass slide using a thin brush, ensuring it does not break or fold. अब आपको बड़े ही ध्यान से उस स्टेन्ड अनियन पील को एक ग्लास स्लाइड पर प्लेस करना है एक थिन ब्रश की मदद से, और ये ध्यान रखना है कि वो जो हमारा पील है, अनियन पील है, वो ब्रेक या फोल्ड ना हो। इसलिए बड़े ही ध्यान से एक थिन ब्रश की मदद से आपको उसको एक ग्लास स्लाइड पर रखना है। Put a drop of glycerine over the onion peel on the slide. अब आपको एक ड्रॉप ग्लिसरीन का अनियन पील के ऊपर डालना है। The glycerine will prevent drying of the cells and improve clarity for better visualization of cells. ये जो ग्लिसरीन है ये रोकती है ड्राइनेस से, सेल्स की ड्राई होने से, और हमें क्लैरिटी इंप्रूव करती है ताकि हम सेल्स को अच्छे से देख सकें। Slowly place a cover slip over the peel using a needle such that no air bubbles get trapped. अब आपको बहुत आराम से एक कवर स्लिप अनियन पील पर रखनी है नीडल की मदद से, तो ताकि उसके अंदर कोई एयर बबल्स ट्रैप ना हो। Use blotting paper to gently wipe off any extra glycerine around the edges of the cover slip. आप एक ब्लॉटिंग पेपर का भी यूज कर सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन एजेस पे लगा हो कवर स्लिप के उसको वाइप करें। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ फोल्डस्कोप। अब आपको एक माइक्रोस्कोप लेना है और उसके अंदर इस स्लाइड को रखना है और इस स्लाइड को आपको बड़े ही ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। कंपेयर इट विथ फिगर 2.3 सी, और उसको कंपेयर करके देखना है फिगर 2.3 सी से। राइट, what similarities do you find in figure 2.3 C and figure 2.3 D? फिगर 2.3 C और फिगर 2.3 D में आप क्या सिमिलैरिटीज नोट करते हैं या फाइंड करते हैं? यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज आप देखेंगे कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। दीज आर द सेल्स ऑफ द अनियन पील, और यही जो है अनियन पील के सेल्स है विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम, जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अरेंज किए हुआ है और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब आप ट्राई करो, ऑब्जर्व करो लीव्स को, डिफरेंट प्लांट्स जो आपके आसपास में हैं उनके लीव्स को ऑब्जर्व करो, जैसे आपने अनियन बल्ब को ऑब्जर्व किया है। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तब आपको ये चीज पता चलेगी कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ? आपको क्या लगता है कि जो एनिमल की बॉडी है वो किससे बनी हुई है? फिगर 2.3b माउंटिंग द अनियन पील इन ग्लिसरीन यूजिंग अ नीडल। फिगर 2.3b अगर हम देखें तो देखें यहाँ पे आपको हर चीज बहुत अच्छे से दिखाई है। फर्स्ट में दिया है 1 ड्रॉप ऑफ सेफ्रानिन। सबसे पहले क्या है, सेफ्रानिन का एक ड्रॉप इसमें डाला है। ये सेकंड पे आप देख सकते हैं अनियन पील जो कि पिंकिश कलर में है। थर्ड, यहाँ पे एक ब्रश की मदद से उसको एक ग्लास स्लाइड पे रख दिया गया है। फोर्थ में उस ग्लास स्लाइड के ऊपर जो अनियन पील रखी है उस पर एक 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन इसमें ऐड किया है। फिफ्थ पॉइंट में आप देखिए कि यहाँ पे कवर स्लिप बहुत ही ध्यान से इसको उसके ऊपर रखा जा रहा है, अनियन पील के ऊपर कवर स्लिप, ताकि और उसके अंदर ये भी ध्यान देते हुए कि कोई बबल्स जो है उसमें ट्रैप ना हो। सिक्स में अब ये जो सेल है, ये जो स्लाइड है बिल्कुल रेडी है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। जब आप माइक्रोस्कोप को अनियन पील को देखेंगे तो आपको कुछ एग्जैक्टली ऐसे दिखाई देगा। देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सेल वॉल दिखाई दे रहा है, सेल की जो है वॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस आपको हर सेल्स में दिखाई देंगे और साइटोप्लाज्म भी दिखाई देगा। और इस बीच में सेल्स के जो बीच में कोई भी यहाँ पे स्पेस जो है छोड़ी नहीं है, कोई गैप बीच में नहीं है, ये सब एक साथ अरेंज किया हुआ है। सी स्ट्रक्चर ऑफ अनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको जो अनियन पील का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। और फिगर डी है हमारा अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक। ये ब्रिक से जो है एक वॉल बनाई गई है, वो यहाँ पे फिगर है। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज आपको दिख रही हैं ये आपको बताना है। क्या आपको कोई सिमिलैरिटीज इन दोनों में दिख रही है? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again.
सो चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड हमने स्टार्ट कर दिया था और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस इसके ऊपर डाल चुकी हूँ और ये हमारा आज हम इसको आगे से पढ़ेंगे। सो यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया था। सो आज हम बात करेंगे लेट अस इन्वेस्टिगेट से। सो विच इज एक्टिविटी 2.3 rinse your mouth with clean water. So first you have to rinse your mouth with clean water. Use the blunt end of a clean toothpick. अब यहाँ पे आपको एक क्लीन टूथपिक लेनी है और उसका ब्लंट एंड यूज करना है एंड जेंटली स्क्रेप द इनसाइड ऑफ योर चीक. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 2.3. लेट अस इन्वेस्टिगेट. रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर. रिंस करना है माउथ को विथ क्लीन वाटर. यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक. आप जो है क्लीन टूथपिक का ब्लंट एंड का यूज करना है एंड जेंटली स्क्रेप द इनसाइड ऑफ योर चीक. राइट, जेंटली उसको क्या करना है, स्क्रेप करना है इनसाइड ऑफ योर चीक. प्लेस द स्क्रेप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर on a clean glass slide and spread it evenly. सबसे पहले आपको एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर आपको लेना है और उसके ऊपर आपको जो है एक प्लेस करना है स्क्रेप्ड मटेरियल को. एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, अ ब्लू कलर्ड स्टेन ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड. अब यहाँ पे आपको एक ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू को ऐड करना है उस मटेरियल पे जो कि स्लाइड पर है. एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल. हम स्टेन क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि जो है उसकी मटेरियल की जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट. जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी जब हम स्टेन को ऐड करेंगे. आफ्टर 1 minute ऐड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग. 1 मिनट के बाद अब आपको एक ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन भी उस पर ऐड करना है मटेरियल के ऊपर टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, ताकि जो सेल्स है वो ड्राई ना हो. नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल. अब बहुत ध्यान से आपको एक कवर स्लिप, क्लीन कवर स्लिप उस मटेरियल पे प्लेस करनी है एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर. ब्लॉटिंग पेपर की मदद से आप कवर स्लिप के एजेस पे जो एक्सेस ग्लिसरीन है उसको रिमूव कर सकते हैं. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब जो है स्लाइड बिल्कुल रेडी है कि हम उसको माइक्रोस्कोप में देख सकें. तो अब हमें इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है इस स्लाइड को एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक. और जो भी आपने माइक्रोस्कोप में देखा उसको अपनी कॉपी में आपको इसको ड्रॉ करना है. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया. यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 2.4. फिगर 2.4 में जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ एक पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है. दीज आर चीक सेल्स. ये क्या है, ये जो फिगर आपको दिख रही है ये है चीक सेल्स विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, जो आपके माउथ के इनर लाइनिंग को फॉर्म करते हैं. सो व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द सेल्स ऑफ अनियन पील इन एक्टिविटी 2.2 एंड ह्यूमन चीक सेल्स इन एक्टिविटी 2.3. तो क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो है आपने ऑब्जर्व किए इन दोनों सेल्स में, एक अनियन पील वाले सेल्स में जो कि आपने एक्टिविटी 2.2 में की है और इस ह्यूमन चीक सेल्स में जो कि आपने एक्टिविटी 2.3 में किया है. सो यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स. तो ये चीज आपने ऑब्जर्व किया है कि जो सेल्स है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. अ थिन आउटर लाइनिंग, एक थिन आउटर लाइनिंग उसकी होती है. अ सेंट्रल रीजन, उसके सेंट्रल एक रीजन होता है. एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट, और उसके अंदर एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर भी होता है. द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि जो आउटर लेयर जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज द न्यूक्लियस. और जो मिडल में राउंड स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, जो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म. और जो स्पेस है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में वो साइटोप्लाज्म से फिल्ड होता है. These three, cell membrane, cytoplasm and nucleus, are the basic parts of a cell. तो ये जो 3 है
एक तो सेल मेम्ब्रेन, आप फिगर में इसको नोटिस कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये जो है बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल होते हैं। सम सेल्स लाइक अनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल। कुछ जो सेल्स होते हैं जैसे कि अनियन पील सेल्स, जो कि हमने देखा है अभी, अनियन पील सेल्स को हमने एक्टिविटी 2.2 में किया था, हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर। उसके पास उस सेल में एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन अ सेल? व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म? आर दीज फंक्शंस इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? तो यहाँ पे कुछ सवाल है जिसका जवाब हमें आगे मिलेगा। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जैसे कि आप फिगर में देखिए, एनक्लोज्ड द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को एनक्लोज करके रखता है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करता है वन सेल फ्रॉम अनदर, दूसरे सेल को एक सेल से सेपरेट करता है। इट इज porous and allows the entry of materials essential for life processes and the exit of waste material. ये पोरस होता है और ये अलाउ करता है मटेरियल्स की एंट्री जो कि एसेंशियल होती है लाइफ की प्रोसेस के लिए, एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। और क्या करता है, ये अलाउ करता है एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल को भी। साइटोप्लाज्म कंटेन्स साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स। जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो कंटेन करते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, जो सेल के दूसरे कंपोनेंट है उसको, एंड कंपाउंड्स को भी, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। जो ज़्यादातर लाइफ की जो प्रोसेसेस होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट occur विद इन द सेल। और जो न्यूक्लियस है वो रेगुलेट करता है सारी की सारी एक्टिविटीज को जो सेल के अंदर होती हैं। It also regulates growth. The cell wall in the plant cell provides rigidity and strength to plant. जो सेल वॉल है प्लांट सेल में वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विथ ईच अदर एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। इसीलिए जो सारे के सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अरेंज रहते हैं एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। A step further, cells in all parts of a plant have tiny rod-shaped structures called plastids. Cells in all parts of a plant, सारी प्लांट की जो पार्ट्स है उसकी जो सेल्स है, दे हैव टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। उनके जो है छोटे छोटे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिसको प्लास्टिड्स बोलते हैं। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल, विच मेक्स देम ग्रीन, जो उन्हें ग्रीन रखते हैं, एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, right? So plant cells also have a large empty looking space called a vacuole. So plant cells जो है इनके पास एक लार्ज और एम्प्टी लुकिंग स्पेस भी होता है जिसको वैक्यूल बोलते हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये जो वैक्यूल है ये हेल्प करता है प्लांट सेल को इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने में और वेस्ट को रीड करने में, एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेल के शेप को मेंटेन रखने के लिए। दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, और ये जो है स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है प्लांट को। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, और वहीं एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स है वो यूजुअली प्रेजेंट नहीं होते। इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल, और अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं। दीज स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं ये स्टोर करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में।
सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। तो सेल जो है ये एक सिंपल बैग ऑफ लिक्विड ही नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है, ईच विथ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। A schematic diagram of an animal cell and a plant cell. The colors are to show different parts of the cell. तो इसमें जो कलर्स किया है ये इसलिए किया है टू शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो यहाँ आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिए। एनिमल सेल आप देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल है और वही एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा कि दोनों में है, न्यूक्लियस भी दोनों में है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में आपको दिखाई दे रहा है और साइटोप्लाज्म आपको दोनों में दिखाई देगा, वैक्यूल आपको प्लांट सेल में दिखाई देगा और माइटोकॉन्ड्रिया आपको दोनों में दिखाई दे रहा है। You have now understood the basic structure of a cell, and we now also understand that plant and animal cells differ in shape and structure. ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया है दैट प्लांट और एनिमल सेल्स जो है उसके शेप में डिफरेंस है और उसके स्ट्रक्चर में भी। Do different animal cells also vary in their shape and structure? Variation in shape and structure of cells. The muscle cells and the nerve cell of a human are shown in figure 2.6a and b. तो फिगर 2.6a और b में आपको मसल सेल और नर्व सेल एक ह्यूमन के दिखाई देंगे, शो किया गया है। What are the similarities and differences you see in them? तो मसल सेल जो है, मसल सेल इज शेप्ड लाइक अ स्पिंडल वाइल अ नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग एंड हैज ब्रांचेस। जो मसल सेल है उसका जो शेप है वो एक स्पिंडल की तरह है, वही एक नर्व सेल जो है वो वेरी लॉन्ग होता है और उसके ब्रांचेस होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर 2.6a, ये हमारा दिखाया हुआ है यहाँ पे मसल सेल और ये इसका जो शेप है इट्स शेप लाइक अ स्पिंडल। और फिगर 2.6b में आप देखिए ये है नर्व सेल और ये बहुत लंबा है और उसकी ब्रांचेस भी है। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप, उसी तरीके से कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसका शेप राउंड होता है व्हाइल अदर्स आर लॉन्ग इन थिन। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो लंबे और थिन होते हैं। The number of cells also varies in different organisms. Why do cells look so different from each other? तो जो सेल्स है ये एक दूसरे से क्यों इतना डिफरेंट दिखाई देते हैं? Does the shape and structure of a cell relate to its function? The unique shape, size and structure of cells help them carry out their specific functions. तो ये जो यूनिक इनका जो शेप है, सेल्स का साइज है, स्ट्रक्चर्स है, ये हेल्प करते हैं कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, ताकि ये अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन को कर सके। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी? बट ये जो सेल्स है ये कैसे हेल्प करते हैं वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए? लेट अस फाइंड आउट। You observed in activity 2.3 that inner cheek cells are thin and flat. आपने ये चीज ऑब्जर्व किया एक्टिविटी 2.3 में, ये जो इनर चीक सेल्स है वो थिन और फ्लैट है। They form a protective lining on the inner surface of the cheek, right? They form a protective lining on the inner surface of the cheek. Nerve cells, also known as neurons, carry messages in our body. जो nerve cells है जिसको also neurons भी बोला जाता है, वो carry करते हैं messages in our body. The elongated shape and branch structure help them reach different parts of the body and pass on messages quickly. सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशन। इसी तरीके से जो प्लांट सेल्स है उसमें भी बहुत वेरिएशन होते हैं। इन प्लांट्स टू सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, प्लांट्स में भी जो है सेल्स रेक्टेंगुलर है, elongated भी है, ओवल और इवन ट्यूब लाइक। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। कुछ जो प्लांट सेल्स है वो लॉन्ग ट्यूब्स भी फॉर्म करते हैं जो हेल्प करता है उन्हें वाटर को कैरी करने के लिए थ्रू आउट द प्लांट। You have already studied the digestive system in class 7. Different parts of the digestive system are made up of different types of cells. जो digestive system है उसके जो different parts है वो different types of cells से बने हुए हैं. A group of muscle cells are present in the food pipe, right?
एक मसल सेल्स का जो ग्रुप है वो फूड पाइप में प्रेजेंट है. दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मैनर पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक. तो ये जो सेल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं और फूड को पुश करते हैं डाउन टू द स्टमक. दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप. तो ये जो मूवमेंट है ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जो मसल सेल्स है वो बहुत थिन फ्लेक्सिबल और स्पिंडल शेप के होते हैं. द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जो स्टमक है उसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड. जो मसल सेल्स होते हैं स्टमक की वॉल में वो फूड को चर्न करने के लिए हेल्प करते हैं. अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक produce digestive juices and acid that help break down the food. और अदर सेल्स है इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को और एसिड को जो कि हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन के लिए. ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल. और इस तरीके से ये सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं और डाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन. सो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था. आज हम इसको और आगे जो है कंटिन्यू करेंगे. व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे. सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में. सेल फिगर 2.7a. फिगर 2.7a में आप देख सकते हैं कि जो सेल है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल. ब्रिक है वो बेसिक यूनिट होता है वॉल का. फिगर 2.3d में आप देख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यू. फिगर 2.7a आप देखिए कि उसमें जो फिगर बना है वो एक सेल का है और जब सिमिलर सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू को. फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यू. जैसे कि आप फिगर 2.7b में देख सकते हैं टिश्यू फॉर्म हुआ है. कैसे? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स से मिलकर जो बना है वो क्या है? टिश्यू है. डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन. और जो डिफरेंट टिश्यूज है वो एक साथ ऑर्गेनाइज हुए हैं और वहां से एक ऑर्गन फॉर्म हुआ है. फिगर 2.7c में आप देख सकते हैं ऑर्गन है. सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और जो कुछ ऑर्गन्स है वो एक साथ काम करते हैं और एक पूरा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है. दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी. और जो ऑर्गन सिस्टम है वो बॉडी में मेजर फंक्शन को परफॉर्म करता है. फिगर 2.7d क्या दिख रहा है आपको? ऑर्गन सिस्टम. ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. और सो सारे ऑर्गन सिस्टम जो है मिलकर क्या है? मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. राइट? लाइक अ प्लांट और एन एनिमल. सो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर. तो अभी हमने यहाँ पे लेवल्स ही पढ़े हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा था? सेल. राइट? सबसे पहले क्या होता है? सेल होता है बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. उसके बाद सेल्स जो है मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और क्या फॉर्म होता है? टिश्यू फॉर्म होता है. वो आप फिगर 2.7b में देखिए. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऑर्गन फॉर्म होता है. उसके बाद फॉर्म क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद जो है एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. जैसे कि एक प्लांट या एक एनिमल. फिगर 2.7e में आप देखिए. These levels of organization help us understand how simple building blocks like cells come together to form a complex living being. So ये जो levels of organization है ये हमको help करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि कैसे सिंपल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है लाइक सेल्स कम टुगेदर, वो एक साथ आते हैं और एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग को फॉर्म करते हैं. राइट? जैसे आपने देखा कि एक सेल से पूरा का पूरा एक जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है. द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिंस विद अ सिंगल सेल. तो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से.
यानी कि egg of any organism has an amazing ability to divide repeatedly to form a complete living being made up of many cells. तो जो egg होता है organism का, उसके पास ये amazing ability होती है to divide repeatedly. वो क्या होता है, repeatedly divide होता है और एक complete living being form होता है जो कि बहुत सारे सेल से बना हुआ है. Such living beings are called multicellular organisms. तो ऐसे जो लिविंग बींग्स होते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि एक सिंगल सेल जो कि एग है वो क्या होता है, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो रिपीटेडली क्या है, डिवाइड हो और एक कंप्लीट लिविंग बीइंग को फॉर्म करे जो कि मैनी सेल से मिलकर बना है. तो ऐसे लिविंग बींग्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो एनिमल्स है जैसे कि उसमें ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं. तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि किस तरीके से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो हमारी उसके क्या क्या लेवल्स है, उसको ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या लेवल है. सबसे पहले हमने देखा सेल, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. देन टिश्यू, देन ऑर्गन, फिर उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड देन पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाता है. Ever heard of the yolk, the yellow part of an egg of an ostrich egg is a single cell, the largest known cell in the living world. तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि जो योल्क होता है, योल्क इज द येलो पार्ट ऑफ एन एग. जो एग का येलो पार्ट है वो ऑस्ट्रिच एग के योल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. वो एक सिंगल सेल है और वो जो क्या है, सिंगल सेल है. द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड. और ये जो सिंगल सेल है ये लार्जेस्ट नोन सेल है इन द लिविंग वर्ल्ड, मेजरिंग अबाउट 130 mm टू 170 mm इन डायमीटर. और उसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, 130 mm से लेकर 170 mm डायमीटर तक उसका जो है मेजरमेंट है. द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल. और जो एग है वो कंटेन करता है कुछ एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल भी. अ शेल फॉर प्रोटेक्शन एंड अ वाइट लिक्विड. एक शेल है प्रोटेक्शन के लिए और एक वाइट लिक्विड भी दैट नरिशेस द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट. एक वाइट लिक्विड जो कि नरिश करता है सेल को ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट. व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स. कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने हैं या तो सिर्फ एक और वेरी फ्यू या तो थोड़े से सेल से. दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको सीन भी नहीं कर सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और अमीबा हो गए, ये जो है ये हमारे सिर्फ वन सेल से बने हैं. यानी कि वन सेल मतलब कि यूनिसेल्यूलर. वन सेल को यूनिसेल्यूलर भी बोलते हैं. तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा ये हमारे कैसे है, यूनिसेल्यूलर है क्योंकि ये बने हुए हैं सिर्फ वन सेल से. अदर्स लाइक सम फंगी एंड अलगी हैव मेनी सेल्स. और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें जैसे कि फंगी और अलगी, इनके ये जो है मेनी सेल से बने हैं. यानी कि ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है. दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस. और ये हमारे आसपास रहते हैं. दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी. वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी, एयर में भी एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी. बट व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक? Are they like the plant and animal cells we just learn about, or are they different? To observe the cells of a microorganism, अब हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल को ऑब्जर्व करेंगे. अगेन वी नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप. तो हमें यहाँ पे दोबारा से एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है विच मैग्नीफाइज देयर साइज एंड मेक्स देम विजिबल टू अस. माइक्रोस्कोप क्या करता है, वो साइज को जो है मैग्नीफाई करता है और वो ताकि हम उसको देख सके. Scientists have also created a low cost and foldable paper microscope और फोल्डस्कोप. साइंटिस्ट ने
क्या क्रिएट किया है, एक बहुत लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप भी, जिसको फोल्डस्कोप बोला जाता है। Foldscopes may not provide the same level of deep details like a high powered laboratory microscopes। और जो ये foldscopes है, ये इतनी अच्छे से जो है डिटेल्स को प्रोवाइड नहीं करते जितने कि एक लैबोरेटरी माइक्रोस्कोप आपको प्रोवाइड करते हैं। हाउ एवर दीज मेक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एक्सेसिबल टू मैनी पीपल। लेट अस नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। तो अब हम यहाँ एक क्लोजर लुक देखेंगे एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक्टिविटी 2.4 लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। अब हम जो है पॉन्ड वाटर या स्टैग्नेंट वाटर को ऑब्जर्व करेंगे। टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर। एक कंटेनर लेना है, उसमें कलेक्ट करना है पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर। यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप स्लाइड। यहाँ पे जो है एक ड्रॉपर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड, और ड्रॉपर के इस्तेमाल से आपको ड्रॉप ऑफ पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर को लेना है और उसको माइक्रो ऑन अ माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप स्लाइड, और उसको जो है स्लाइड पर आपको ड्रॉप प्लेस करना है। पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। कवर स्लिप पुट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंडर आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर, एंड देन आप क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। छोटे छोटे जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है वो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे कि कैसे वो आपको दिखाई दे रहे हैं जो पॉन्ड में पाए जाते हैं। एक्टिविटी 2.5 है लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब हम क्या देखेंगे, सॉइल सस्पेंशन को ऑब्जर्व करेंगे। टेक अ बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन। एक बीकर लेना है, उसके अंदर कुछ मॉइस्ट सॉइल को कलेक्ट करना है। फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन से आप कलेक्ट कर सकते हैं। डू नॉट टच द सॉइल विथ योर बेयर हैंड्स, यूज अ स्पून और ग्लव्स। जब आप सॉइल को कलेक्ट करें तो उसको बेयर हैंड्स टच ना करें, यू कैन यूज अ स्पून और ग्लव्स। Pour some water into the beaker and stir it with a glass rod। अब उस बीकर में आप कुछ वाटर को pour करें और उसको stir करें with the help of the glass rod। The liquid which may look dirty has very fine particles of soil। और वो जो liquid है जो थोड़ा dirty दिख रहा है has very fine particles of soil। उसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, particles of soil and is called soil suspension। इसी को क्या बोलते हैं, soil suspension। Keep it aside for some time and let the mixture settle। थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख दे और उस मिक्सचर को सेटल होने दे। यूज अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर। अब ड्रॉपर की मदद से टॉप लेयर से क्या लेना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर आपको लेना है। प्लेस द ड्रॉप ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड, देन उस ड्रॉप को आपको माइक्रोस्कोप स्लाइड पर प्लेस करना है। कवर जेंटली विद अ कवर स्लिप, कवर स्लिप की मदद से उसको कवर करना है एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप पे उसको देखना है। यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दोज यू सॉ इन एक्टिविटी 2.4। तो यहाँ आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, छोटे छोटे मूविंग ऑर्गेनिजम्स आप ऑब्जर्व करेंगे जो आपने एक्टिविटी 2.4 में भी देखे थे। दिस इंडिकेट्स दैट even soil suspension contains a variety of tiny creatures that cannot be seen with the unaided eye। और ये यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि सॉइल सस्पेंशन में भी क्या है, सॉइल सस्पेंशन भी जो है टाइनी क्रिएचर्स को कंटेन करता है जिसको हम देख नहीं सकते विथ एन अनएडेड आई, राइट। The tiny creatures that cannot be seen with the naked eye are called microorganisms और माइक्रोब्स। तो ये जो टाइनी छोटे छोटे जो क्रिएचर्स है जिसको हम नहीं देख सकते अपनी नेकेड आई से, इसी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स, यानी बहुत छोटे लिविंग बींग्स जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स भी कहते हैं। फिगर 2.8 में आप देखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे जो बच्ची है वो क्या है, ऑब्जर्व कर रही है सॉइल सस्पेंशन को माइक्रोस्कोप के अंदर। एक्टिविटी 2.6 लेट अस स्टडी।
A group of students studying in grade 8 performed activities 2.4 and 2.5. They also collected information from the library and internet. They recorded the data obtained after observing pond water in table 2.1 and the data obtained after observing soil suspension in table 2.2. They identified the microorganisms as protozoa, algae, fungi, and bacteria. You can record if you find any of these categories of organisms. तो यहाँ टेबल 2.1 में आप देखिए कि जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर, तो ये जो है कुछ यहाँ पे क्लास 8 के जो बच्चे हैं उन्होंने जो एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है, तो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। सो टेबल 2.1 में आप देखिए ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर, तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट है। पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा क्या है अलगी। अमीबा क्या है, सिंगल सेल मूविंग इरेग्युलर शेप। पैरामीशियम में सिंगल सेल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या करता है, सिंगल सेल होता है, मूव करता है एक प्लेस से दूसरी जगह। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, राइट। थर्ड है अलगी, और अलगी क्या है, सिंगल सेल, लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, और ये ग्रीन दिखता है क्योंकि ग्रीन पिगमेंट की वजह से। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। टेबल 2.2 यहाँ है ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन। अब ये जो टेबल है ये वो इसमें वो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल सस्पेंशन में प्रेजेंट हुए हैं। पहला जो है वो है ब्रेड मोल्ड का, जिसको फंगी बोलते हैं, और ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एंड मोल्ड जिसको फंगी, मोल्ड फंगी, ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है और विदाउट क्लोरोफिल है। अलगी विच इज स्फेरिकल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट, ये स्फेरिकल है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है और ये अ ग्रीन पिगमेंट। बैक्टीरिया spherical, spiral or rod-shaped, one long hair-like structure and many small hair-like projections around the cell. Did you also observe any of these microorganisms or something different? जब आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया कि आप सब ने भी इन सबको, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ऑब्जर्व किया था। Record in your notebook and discuss this in your class. In table 2.1 and 2.2, you have identified a variety of microorganisms. अभी हमने जो है variety of microorganisms को पढ़े हैं table 2.1 और 2.2 में. They are everywhere and we can only see them with a microscope. और ये हर जगह होते हैं और हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। A device that magnifies them 100 to 400 times. मतलब माइक्रोस्कोप जो है ये एक डिवाइस होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके 100 to 400 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत छोटे हैं साइज में, लेकिन ये हमारी लाइफ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एवर हर्ड ऑफ वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड एसेल्यूलर। जो वायरसेस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, और वो एसेल्यूलर होते हैं। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर ए लिविंग सेल, और जब वायरसेस जो है लिविंग सेल में कोई एंटर करता है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, दुगना हो जाते हैं। दे मे इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया सेल्स एंड मे कॉज अ डिजीज, राइट। और वो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को और बैक्टीरिया सेल्स एंड मे कॉज अ डिजीज, और डिजीज भी कॉज करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो चैप्टर नंबर 2 हमारा क्लास 8 का चल रहा है, हम आज उसको कंटिन्यू करेंगे। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, हम किस तरीके से जो है माइक्रोब से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट है। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू? लेट अस हैव अ डिस्कशन। सो क्या हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो और भी जगह मिलते हैं? चलो इसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। हैव यू एवर सीन अ लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम? तो क्या आपने कभी भी कोई लेमन हो, टोमेटो हो या ऑरेंज हो या और कोई फूड आइटम उसको खराब हुआ देखा है जब आप उसको बाहर रख देते हैं कुछ समय के लिए?
तो क्या आपने कभी ये चीज़ देखी है? क्या हो जाता है? इफ़ यस यू मे हैव नोटिस्ड अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम। और अगर आपने देखा है तो आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि उस फ्रूट पर या उस फूड आइटम पर जो है एक पाउडरी या कॉटन जैसा कुछ ग्रोथ होने लगता है, वाइट वाइट कलर का कुछ जो है उसके ऊपर ग्रो होता है। जैसा कि आप फिगर 2.9 में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रूट है विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन इट, और इस फ्रूट पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। तो यहाँ पे ये जो कॉटन का जो ग्रोथ हो रहा है, कॉटन, ये कॉटन नहीं है, कॉटन लाइक कुछ यहाँ पे जो है व्हाइट कलर का ग्रो हो रहा है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फ्रूट है ये इन्फेक्ट हुआ है माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम, हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड। लेकिन ये जो माइक्रोब्स है ये कहाँ से आए और कैसे फूड के कॉन्टैक्ट में आए। दिस हैपन्स बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ऐसा इसलिए होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह होते हैं, चाहे वो वाटर हो, सॉइल हो, एयर हो, और इवन इन सम फूड आइटम्स। You can use a foldscope or a microscope to explore surfaces of leaves, stems, roots or any other part to see them. आप जो है माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप जो है लीव, स्टेम्स, रूट्स या किसी अदर पार्ट को आप एक्सप्लोर कर सके, उसको देख सके। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। जैसे कि बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है, बहुत अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड स्नो कोल्ड zones as well as at moderate temperatures. सो यहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम कैसा भी कंडीशन हो, क्लाइमेटिक कंडीशन हो, चाहे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो, वहाँ पे भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फाउंड किए जाते हैं, एंड स्नो कोल्ड जोन्स में भी, एज वेल एज एट मॉडरेट टेम्परेचर्स में भी। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन साइड आवर बॉडीज। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बॉडी के इनसाइड में भी रहते हैं, स्पेशली इन आवर गट। स्पेशली कहाँ पे, गट में। यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 दैट आवर इंटेस्टाइन हैज़ मेनी बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डाइजेशन। कि हमारे इंटेस्टाइन में जो है बहुत बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में क्या है, हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में हमने देखा कि वो बहुत डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी शेप, साइज और स्ट्रक्चर में वैरी करते हैं। टेबल 2.1 एंड 2.2 यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। टेबल 2.1 एंड 2.2 में जो है हमने ऑब्जर्व किया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके शेप्स भी डिफरेंट होते हैं, कोई स्फेरिकल होता है, कोई रॉड शेप होता और इरेगुलर भी होते हैं। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत डाइवर्सिटी होती है, तो ये कैसे जो है रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी कैसे मदद करते हैं। Key players in cleaning the environment. Activity 2.7. Take an empty container and fill it halfway with garden soil. एक खाली कंटेनर लेना है और उसको फिल करना है आधा गार्डन की मिट्टी से। Add some fruit and vegetable peels to the container. अब जो है फ्रूट और वेजिटेबल की पील्स, उसके छिलकों को आपको कंटेनर में ऐड करना है। Put a layer of soil on it and leave it aside. उसके बाद एक लेयर सॉइल, एक लेयर मिट्टी की आपको उस पर पुट करनी है और उसको रख देना है साइड में। After 2-3 weeks, observe the changes that have taken place. 2-3 weeks के बाद अब आपको जो changes उस कंटेनर में हुए हैं उसको ऑब्जर्व करना है। Do you observe any difference in the contents of the container? तो क्या आपने कंटेनर के कंटेंट में कोई डिफरेंस को नोटिस किया है? You may find that peels of fruits and vegetables have turned into a dark colored material. This is manure, which is rich in nutrients and helps increase the fertility of the soil. तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो पील्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ये टर्न हो चुके होंगे एक डार्क कलर्ड मटेरियल में। पील्स ऑफ फ्रूट्स किस में चेंज हो गए, एक डार्क कलर्ड मटेरियल में, जिसको मैन्योर कहते हैं।
और जो मैन्योर है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो मैन्योर क्या है, वो एक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल है और वो इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। बट हाउ डिड द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टर्न इनटू मैन्योर? बट कैसे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील है वो मैन्योर में टर्न हुए? In activity 2.6, you saw that soil contains various kinds of microorganisms. एक्टिविटी 2.6 में आपने देखा था कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें बहुत सारे अलग अलग काइंड्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया एक्ट ऑन द प्लांट वेस्ट एंड स्लोली ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। तो उसमें से जो थोड़े से जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये प्लांट वेस्ट को, जो प्लांट वेस्ट है उसको स्लोली स्लोली ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में और एक न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर जो है बन जाता है। You may have seen gardeners in your school or in a field near your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. Do you now understand why they do this? It is to make natural manure. तो आपने देखा होगा कि जो गार्डनर्स होते हैं वो ड्राई लीव्स को कलेक्ट करते हैं और प्लांट वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको पिट्स में जो है पुट करते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो उससे एक नेचुरल मैन्योर को बना सके, मैन्योर जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और ऐसा कौन करते हैं, ये जो मैन्योर कैसे बनता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पील से? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में पाए जाते हैं जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, उस प्लांट वेस्ट को स्लोली स्लोली ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर हमारा बन के तैयार होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। If you look around carefully, you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in the garden disappear after some time from the surroundings. This is because microorganisms break down and turn them into simpler substances rich in nutrients. तो ऐसा वो कहाँ कैसे डिसअपियर हो सकते हैं? वो ऐसा डिसअपियर इसलिए होते हैं क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन प्लांट्स के लीव्स को, डिकेइंग प्लांट्स को क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में टर्न कर देते हैं जो कि न्यूट्रिएंट में रिच होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर। और ये जो रिच न्यूट्रिएंट्स है ये सॉइल में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं और प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो इससे जो है प्लांट अच्छे से बेटर ग्रो होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये डेड एनिमल्स की बॉडीज को भी डिकम्पोज करते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। तो माइक्रोब्स जो है ये हेल्प करते हैं टू रिसाइकिल द वेस्ट एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन नेचर, और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को जो है नेचर में रिटर्न करते हैं। मैन्योर फॉर्मेशन occurs in optimal temperature and appropriate moisture level. Isn't it interesting? By now, you must have understood that bacteria and some fungi are types of microorganisms that play an important role in our lives. तो अभी हमने देखा कि जो बैक्टीरिया और कुछ फंगी, ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के टाइप्स है, ये किस तरीके से हमारी लाइफ्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। एंड गेस व्हाट, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। और यही जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज है ये जो है एनिमल वेस्ट जैसे कि डंग उसको भी डिकम्पोज करते हैं। From activity 2.7, we can also infer that microorganisms not only help in plant growth but also clean our environment by breaking down waste. ठीक है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सिर्फ प्लांट को ग्रो करने में हेल्प नहीं करते बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा भी रखते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट वो ब्रेक डाउन करके। Now think what would have happened if microorganisms did not exist on earth. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 8 का हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 और आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ इन द किचन। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 2.8, टेक 2 bowls A and B
दो बोल्स यहाँ लेने हैं, बोल ए एंड बोल बी. इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर. दोनों बोल्स में 200 ग्राम आटा या मैदा ले लेना है और उसमें ऐड करना है अ पिंच ऑफ शुगर. Now in bowl A, add a small amount of yeast powder and mix it well with the flour. अब bowl A में small amount of yeast powder भी add करना है और उसको अच्छे से mix कर देना है. In bowl B, do not add any yeast so that we can compare the results of the two bowls. और bowl B में कोई yeast powder आपको add नहीं करना है ताकि हम उसको बाद में compare कर सकें उसके दोनों bowls के results को. Knead the floor of the two bowls with warm water to make soft dough. उसके बाद फ्लोर को क्या करना है आपको, दोनों बोल्स के फ्लोर को नीड करना है वार्म वाटर से और एक सॉफ्ट डो आपको बना लेना है, जैसे आप फिगर 2.11 में देख सकते हैं. फिगर 2.11 में है डो इन बोल ए एंड बी है डो इन बोल बी. कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस. अब इस डो को कवर करके रख देना है और एक वार्म प्लेस में आपको इसे रखना है. ऑब्जर्व बोथ द बोल्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स. 4 to 5 आवर्स के बाद आपको दोनों बोल्स को अच्छे से क्या है ऑब्जर्व करना है. डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो. जब 4 to 5 आवर्स के बाद जब आप दोनों बोल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कोई चेंज उसके वॉल्यूम में उन दोनों में से किसी के वॉल्यूम में या स्मेल या टेक्सचर में उस डो के कोई चेंज आपको नज़र आया, सो ये आपको देखना है. इफ़ नॉट, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम. और अगर कोई भी चेंजेस अभी नहीं हुए हैं, दोनों आपको डो बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो आपको थोड़ी और देर के लिए उस डो को रख देना है. After some time, you may notice that the dough in bowl A, where yeast was added, has risen slightly, become fluffy, and has a different smell compared to the dough needed without yeast. कुछ समय के बाद जब आप नोटिस करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जो बोल ए का डो है जिसमें आपने यीस्ट को ऐड किया था वो हल्के से स्लाइटली राइज हुआ होगा, फ्लफी होगा और उसकी जो स्मेल होगी वो डिफरेंट होगी कंपेयर टू द डो नीडेड विदाउट यीस्ट. उसके कंपैरिजन में जिसमें हमने यीस्ट नहीं डाला था, उस डो के कंपैरिजन में आप देखोगे कि बोल ए वाला जो डो है वो कैसा होगा, स्लाइटली राइजन हुआ होगा, फ्लफी हुआ होगा, सॉफ्ट एंड फ्लफी, और उसमें कुछ डिफरेंट स्मेल भी होगी. वाई डज दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हुआ. वॉट इज द रोल ऑफ यीस्ट. डो ए में जो है हमने यीस्ट को डाला था और डो बी में हमने यीस्ट को नहीं डाला था, तो यीस्ट ने ऐसा क्या रोल को प्ले किया है. वाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लोर, और हमने शुगर को क्यों ऐड किया और वार्म वाटर को ऐड क्यों किया था फ्लोर में. यीस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यीस्ट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है. इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी. और यीस्ट उस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको फंगी कहते हैं उसमें बिलोंग करता है. यीस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशन. और यीस्ट जो है ये अच्छे से ग्रो करता है जहाँ पे कंडीशन वार्म हो. यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स इन grade 7 that like other organisms, yeast also respires and breaks down food to release energy for their growth and carry out life processes, right. और ऑर्गेनिजम्स की तरह यीस्ट क्या करता है, वो भी रेस्पायर करता है और फूड को ब्रेक डाउन करता है टू रिलीज एनर्जी और फॉर देयर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है विच फॉर्म्स बबल्स दैट मेक्स द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी. जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होती है जो बबल्स को फॉर्म करता है और वो डो को सॉफ्ट और फ्लफी बना देता है. तो जो डो ए है जो सॉफ्ट और फ्लफी हो गया था वो इस प्रोसेस की वजह से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है जो कि बबल्स को फॉर्म करते हैं और डो को सॉफ्ट और फ्लफी बनाते हैं. यीस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और इस प्रोसेस के दौरान जो है यीस्ट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल को भी प्रोड्यूस करते हैं विच गिव्स द डो अ स्लाइटली डिफरेंट स्मेल, जिसकी वजह से डो में एक अलग सी हल्की सी जो है डिफरेंट स्मेल भी आती है.
This special property of yeast is used in the process of making breads, केक्स एंड मोर. और यही जो यीस्ट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये यूज़ होती है जब ब्रेड्स बनाना होता है, केक्स और इसी तरीके के जो हम और भी चीज़ें बनाते हैं. तो इस प्रोसेस का जो है, इसी प्रोसेस से ये सारी चीज़ें बनती हैं. In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus help in fermentation of batter for making idli and dosa and dough for making bhatura. राइट कुछ जो बैक्टीरिया है जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ये हेल्प करते हैं बैटर को फर्मेंट करने में फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा एंड डो फॉर मेकिंग भटूरा. एक्टिविटी 2.9, टेक 2 स्मॉल ग्लास बोल्स. तो यहाँ पे आपको स्मॉल ग्लास बोल्स ले लेना है, उसको लेबल कर देना है एज ए एंड बी. पोर ल्यूकवार्म मिल्क इन बोल ए. ल्यूकवार्म मिल्क जो ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, वो मिल्क आपको बोल ए में पोर करना है. एंड कोल्ड मिल्क इन बोल बी. और बोल बी में आपको कोल्ड मिल्क को पोर करना है. नाउ ऐड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड टू ईच बोल एंड मिक्स वेल यूजिंग अ स्पून. अब आपको ऐड करना है स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड. कर्ड अब आपको जो है मिक्स करना है दोनों बोल्स में और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पून की मदद से. कवर बोथ द बोल्स, दोनों बोल्स को कवर करना है. कि बोल ए इन अ वार्म प्लेस एंड बोल बी इन अ कूल प्लेस. अब आपको बोल ए को वार्म प्लेस पे रखना है, किसी गर्म जगह रखना है, और बोल बी को आपको कोई ठंडे जगह रखना है जैसे कि रेफ्रिजरेटर. और ये ओवरनाइट रखना है या फ्यू आवर्स के लिए रखना है. ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बोल्स. उसके बाद आपको जो भी चेंजेस इन दोनों ग्लास बोल्स में हुए हैं उनको ऑब्जर्व करना है. राइट योर प्रेडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4. टेबल 2.4 में जो भी आपने उसको प्रेडिक्ट किया है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, उसको टेबल 2.4 में आपको लिखना है. You will observe that in bowl A, the milk has turned into curd after a few hours and has become little sour. तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आप चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो बोल ए है उसमें जो मिल्क है वो कर्ड में टर्न हो चुका होगा एंड हैज़ बिकम लिटिल सोर, और थोड़ा सा क्या है, खट्टा भी हुआ होगा. वेयर एज इन बोल बी द मिल्क हैज़ नॉट curdled but it might be a little sour. और बोल बी में जो है मिल्क हैज़ नॉट curdled लेकिन बट इट माइट बी अ लिटिल सोर. डू यू नो वाई दिस हैपन्स. तो आप जानते कि ऐसा क्यों हुआ. द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. क्योंकि जो कर्ड है वो कुछ टाइप्स के बैक्टीरिया को कंटेन करता है. उसमें से एक है लैक्टोबैसिलस. ये जो बैक्टीरियम है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया, उसको बैक्टीरिया बोलते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरियम मतलब किसी एक सिंगुलर के लिए यूज होता है. दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर इन द मिल्क. लैक्टोज मल्टीप्लाइज एंड फर्मेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड. तो ये जो बैक्टीरियम है लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क के जो शुगर है उस पर फीड करता है, जो कि लैक्टोज है उस पर क्या है, फीड करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है एंड फर्मेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड. और मिल्क को फर्मेंट करता है और कर्ड जो है फॉर्म होता है. इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल लाइक यीस्ट, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये प्रोड्यूस करती है लैक्टिक एसिड को, विच मेक्स कर्ड सोर, जो कि कर्ड को सोर बनाती है. दिस बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस. और ये जो बैक्टीरिया है ये वार्म कंडीशंस, गर्म जगहों पे अच्छे से ग्रो होते हैं. दैट इज वाई कर्ड इज फॉर्म्ड इन बोल ए बट नॉट इन बोल बी. इसी वजह से जो बोल ए है जिसको हमने एक वार्म प्लेस पे रखा था, वार्म कंडीशन पे रखा था, तो उसमें जो है कर्ड फॉर्म हुआ था और बोल बी में नहीं. We can categorize the microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, algae and more. हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, algae. Some bacteria such as rhizobium form the swollen regions called nodules and live in them as shown in figure 2.12. कुछ जो बैक्टीरिया है जैसे कि राइजोबियम, वो फॉर्म करते हैं, फॉर्म द स्वॉलन रीजन्स कॉल्ड नोड्यूल्स, जिसको नोड्यूल्स बोलते हैं, एंड लिव इन देम एज शोन इन फिगर, और वो वहाँ रहते हैं जैसा फिगर 2.12 में देख सकते हैं. रूट नोड्यूल्स ऑफ काउ पी प्लांट विच कंटेन्स राइजोबियम. तो यहाँ आपको रूट नोड्यूल्स ऑफ काउ पी प्लांट दिख रहे हैं जो कि राइजोबियम को कंटेन कर रहा है.
Roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodules that contain rhizobium bacteria. These bacterium trap nitrogen from the air. तो ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं एयर में से एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट्स, और प्लांट्स के को यूज करने में हेल्प करते हैं और उसको जो है प्लांट जो है यूज करता है. दिस हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स. और ये जो है प्लांट ग्रो करने में जो है हेल्प करता है, अच्छे से जो है प्लांट ग्रो करने में हेल्प करता है और विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स. दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स. इसीलिए जो है फार्मर्स जो है लेग्यूम्स ग्रो करते हैं रोटेशन में दूसरे क्रॉप्स के साथ. दिस नेचुरली इंक्रीजेज द नाइट्रोजन इन द सॉइल. तो ये नेचुरली जो है सॉइल में नाइट्रोजन को इंक्रीज करता है एंड कीप्स इट हेल्दी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, और उसको हेल्दी रखता है दूसरे क्रॉप्स के लिए. अमेजिंग माइक्रो अल्गी, टाइनी हेल्पर्स इन वाटर. Microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air and even on trees. तो microalgae जो है ये microscopic plant-like organisms है, live in water, जो water में, soil में, air में और trees पर भी पाए जाते हैं, रहते हैं. They make their own food using sunlight. और ये अपना खाना जो है खुद बनाते हैं sunlight की मदद से. While doing this, they also release oxygen and produce more than half of the Earth's oxygen supply. और ये जो है ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं एंड और प्रोड्यूस करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं एंड सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर मेनी एक्वेटिक एनिमल्स. और फूड सोर्स की तरह सर्व करते हैं बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए. सम लाइक स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड डायटम्स are also used by humans as health supplements and medicines. इनमें से कुछ जैसे कि स्पाइरुलिना, क्लोरेला और डायटम्स जो है ये यूज करते हैं ह्यूमंस भी एज हेल्थ सप्लीमेंट्स और मेडिसिन की तरह. माइक्रो अल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड आर यूज टू मेक बायोफ्यूल. और माइक्रो अल्गी जो है ये मदद करते हैं वाटर को क्लीन करने में भी और इसका इस्तेमाल होता है बायोफ्यूल बनाने में भी. However, pollution, climate change, and habitat destruction are threatening microalgal diversity and abundance. It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on Earth. तो ये ज़रूरी है कि इन tiny organisms को हम conserve करें ताकि environment को protect कर सके और oxygen balance को अर्थ पर maintain कर सके. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन. क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे. व्हाई इज सेल कंसीडर्ड टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कंसीडर्ड क्यों किया गया है. द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स. सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका जो बॉडी है वो बना है छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से जिसको कहते हैं सेल्स. अ सिंगल सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स दैट हेल्प ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन. एक सिंगल सेल जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को, वेरियस अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स को कंटेन करता है जो कि ऑर्गेनिज्म को वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करते हैं. द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. और सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडीज है वो बने होते हैं बहुत सारे सेल्स से. देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर. तो इसे मल्टी सेल्यूलर मेनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. जिनकी बॉडीज बहुत सारे सेल से, मेनी सेल से बनी होती है उन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इंडिविजुअली बट ऑल्सो कोऑपरेट विद ईच अदर टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इंडिविजुअली. हर एक सेल जो है वो एक एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को जो है कैरी करता है बट ऑल्सो कोऑपरेट विथ ईच अदर और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल.
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये बने होते हैं एक सिर्फ वन सेल से। तो इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन अ सिंगल सेल। जितने भी नेसेसरी फंक्शंस उस सेल को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो एक सिंगल सेल में ही होता है। Other microbes like algae and fungi are made up of one or more cells. और जो microorganisms है जैसे कि algae और fungi are made up of one or more cells. वो एक या एक से ज़्यादा cells से बने हुए हैं. For example, yeast is a unicellular fungus while mold is a multicellular fungus. Example जैसे कि yeast एक unicellular fungus है, मतलब unicellular means single celled fungus, while जो mold है वो multicellular fungus है. वो क्या है? multicellular यानी कि more than one cell. Like animal and plant cells, the cells of microorganisms are also surrounded by a cell membrane. Animal और plant cells की तरह जो microorganisms के जो cells है वो are also surrounded by a cell membrane. वो cell membrane से क्या है? Surrounded है. Cells of fungi additionally have a cell wall, but they do not have chloroplast, so they cannot make their own food through photosynthesis. जो फंगी के सेल्स है उसमें क्या है? उसमें सेल वॉल भी है लेकिन उसके पास जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो वो खुद से अपना खाना जो है फोटोसिंथेसिस से नहीं बना सकते। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर membrane, they do not have this. Instead they have a nucleoid. इसके बाद जो उनके पास एक न्यूक्लियोइड है. This feature distinguishes from them from cells of yeast, protozoa, algae, fungi, plants and animals. तो ये जो फीचर है ये उन्हें अलग करती है from cells जैसे कि yeast, protozoa, algae, fungi, plants and animals से. We have only looked at a few basic cell structures here. The cell has other components about which you will learn in higher classes. Cell के और भी components हैं जिसको आप आगे की classes में पढ़ेंगे. For observing subcellular components, we need microscopes with high magnification. Right? हमें सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स को जो है ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है जिसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो. An electron microscope magnifies the cell about 10 lakh times, where we can see more structures present in a cell. एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सेल को मैग्नीफाई करता है 10 लाख टाइम्स के गुना जो है सेल को मैग्नीफाई करता है, जहाँ से हम देख सकते हैं ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से सेल में जो भी प्रेजेंट है. बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. राइट जो सारे लिविंग बींग्स है इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बने हैं एक और एक से ज़्यादा सेल से. देयर सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर. और जो सेल्स हैं उनके साइज में डिफरेंस है, शेप में और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. प्लांट एंड एनिमल सेल्स ऑल्सो हैव डिफरेंसेस. प्लांट और एनिमल के सेल्स में भी डिफरेंसेस है. अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस लर्न हाउ दिस ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली. जो हमें ये डिफरेंसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा दैट हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स फंक्शन डिफरेंटली, कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग फंक्शन करते हैं. In this chapter, we have learnt about the beneficial microorganisms. However, there are some microbes that cause diseases in plants and animals, including humans. इस chapter में हमने पढ़ा है beneficial microorganisms के बारे में, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी microorganisms होते हैं जो कि disease को cause करते हैं plants और animals में और humans में भी. We will learn about some of the diseases caused by microbes in the next chapter. Next chapter में जो है आप उन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं. Snapshots. Microorganisms are small-sized organisms and not visible to the unaided eye. Microorganisms जो है वो बहुत छोटे small size के organisms होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं unaided eye से. They can live in all kinds of environments. वो हर environment हर तरीके के environments में रहते हैं. And even in the bodies of plants and animals. और वो even plants और animals
के जो बॉडी है उनमें भी रहते हैं। दे आर ईदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआंस आर यूनिसेल्युलर। फंगी कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, व्हाइल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेल्युलर है, फंगी यूनिसेल्युलर भी है और मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मल्टीसेल्युलर है। द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो बनी होती है सेल से। अ सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स विच हेल्प द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड सर्वाइव। एक जो सेल है वो कंटेन करता है बहुत बहुत वेरियस कंपोनेंट्स को, जो कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में और उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अ टिपिकल सेल इज बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। एक जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, फिल्ड विद साइटोप्लाज्म एंड कंटेन्स अ न्यूक्लियस। वो फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म से और उसमें न्यूक्लियस भी होती है। प्लांट, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग कॉल्ड अ सेल वॉल। वही प्लांट और फंगल और बैक्टीरियल सेल्स के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अराउंड में बैक्टीरिया लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और वही जो बैक्टीरिया है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को लैक करता है। सेल्स डिफर इन शेप एंड साइज। सेल्स की शेप और साइज अलग अलग होती हैं। द शेप इज रिलेटेड टू द फंक्शन परफॉर्म बाय देम। उनकी जो शेप है वो उस फंक्शन को जिसको वो परफॉर्म करेंगे उससे रिलेटेड होती है। बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ जो है अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वायरसेस आर आल्सो स्मॉल इन साइज। वायरसेस भी जो है साइज में बहुत छोटे होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, सिंस दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस होते हैं सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में और एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स सच एज पीस, बीन्स एंड लेंटिल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिसाइड करते हैं लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में, जैसे कि पीस, बीन्स और लेंटिल्स। दे ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। वो नाइट्रोजन को एयर से ट्रैप करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। यीस्ट आर फंगी विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक्स, पेस्ट्रीज, इडलीज, डोसास एंड भटूरास। यीस्ट फंगी है जो कि यूज होता है ब्रेड्स और केक्स, पेस्ट्री, इडली, डोसा, भटूरास को बनाने में। लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड इन द कर्ड फॉर्मेशन एट होम एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस इन फूड इंडस्ट्री। लैक्टोबैसिलस जो है कर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है घरों में और फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इन फूड इंडस्ट्री में। आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब हमारे इसके बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।